अपनी हेडिंग है लेंस में का सूत्र की उत्पत्ति। तो यहाँ में एक उभयोत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? दोनों साइड थे ये उत्तल है। दोनों साइड थे कैसा हो ये? उत्तल। यह साइड थे यह एक सतह, दूसरी साइड थे यह एक सतह, ठीक है ना। या पृष्ठ की त्रिज्या होगी R1, या पृष्ठ की त्रिज्या का होगी R2, ठीक है ना। और यहाँ में बिंदु O पे एक वस्तु रखी है बिंदु जैसी, यहाँ में से पहले पृष्ठ के द्वारा चित्र बनता है I डैश, पहले पृष्ठ के द्वारा चित्र बनते हैं, ठीक है ना। फिर I डैश वस्तु बन जाते हैं, फिर वहाँ को दूसरे सतह के द्वारा ADC के द्वारा चित्र बनता है I। यानी फर्स्ट टाइम O ऑब्जेक्ट है, इमेज I डैश है, फिर इमेज वस्तु है जागो I डैश और वहाँ चित्र का बनेगो I। ये चीज़ होता है लैंग्वेज में आगे अंदर। तो अपन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र जानते हैं। क्या होता है सूत्र? होता है अपनो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है माइनस के N1/U प्लस N2/V बराबर N2 माइनस N1/R। यह सूत्र है, या के अनुसार काम करेंगे के अनुसार, ठीक है साहब। अब पहले पृष्ठ ABDC की बात करें। पृष्ठ ABC के लिए सेम माध्यम कितना है? माध्यम का अपवर्तनांक N1, ठीक है। और वस्तु अपन ABC सतह पर कितनी मानेंगे? OB मानेंगे, वस्तु की दूरी है OB प्लस लेंस का अपवर्तनांक N2 अपॉन B पे थे इमेज कहाँ पे? B पे थे I डैश, ठीक है ना। तो ये आ जाओ अपनो N2 के नीचे आ जाओ B I डैश बराबर सेम रहेगा N2 माइनस N1 फॉर्मूला में थे। ये चीज़ सेम उतार लेंगे, ठीक है ना। N2 माइनस N1 और पहले पृष्ठ की त्रिज्या का है R1, कौन सी है? R1। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या का रख देंगे अपन R1, ठीक है ना। अब पृष्ठ ADC के लिए लगाएं। पृष्ठ ADC के लिए तो ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करवा है, बस या वो थोड़ा उल्टो करना थोड़ा सा। तो N1 की जगह पे क्या आ जाएगी? पहले अपन समझ लो कैसे उल्टो करेंगे। N1 की जगह पे तो N2 आ गई और N2 की जगह पे N1 आ गई, और यह भी पलट देंगे या फिर जाके त्रिज्या माइनस की ले लेंगे, क्योंकि यह साइड में ये त्रिज्या R2 माइनस की होते हैं, है ना। तो यह चीज़ अपन यूज़ करेंगे। तो अपन लिखेंगे अपन N1 की जगह पे क्या लिखना है? N2। तो माइनस के N2 वस्तु कौन सी है? अब ADC यह वस्तु हैगी ना अपनी, कौन सी वस्तु है अपनी? DI डैश। ये वस्तु मानी जाएगी DI डैश, क्योंकि पहला जो चित्र बनो है वो दूसरी सतह के गाये वस्तु बन जाते, नकली वस्तु, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ अपनो DI डैश, ठीक है, प्लस अब N2 की जगह पे क्या आ जाएगी? N1 और इमेज का है DI, इमेज का है DI, ये इमेज है वो बराबर यहाँ पे ये क्या जाओ अपने यहाँ चेंज है जाओ, या क्या जाओ N1 माइनस N2, या फिर N2 माइनस N1 लिख रहे हैं तो सेम लिख लो, लेकिन त्रिज्या में क्या लगा लो? माइनस। ये है वो समीकरण 2, ठीक है ना। ये समीकरण लगाए हुए आएगा ना। यहाँ के बाद समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे अपन। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो पहला का आता अपनो N1/OB प्लस N2/BI डैश, N1/OB प्लस N2/BI डैश माइनस N2/DI डैश है, N2/DI डैश प्लस N1/DI। और अपन देखें RHS में ऊपर के दोनों कॉमन ही आ रहे हैं, N2 माइनस N1 बचा होगा वो लिख देंगे। N2 माइनस N1 तो दोनों पदों में कॉमन आ गया, है ना। बच रहा हुआ 1/R1 माइनस 1/R2, यही बच रहा हो ना, ठीक है साहब। अब यहाँ के बाद अपन क्या करेंगे? हमें पता लेंस हमारा पतलो है, उभयोत्तल लेंस जो हमने ले हुआ है, या तो इमेज हमने छापा हो तो जूम करके छाप दो, लेंस बहुत पतला होता तो B ते I डैश और D ते I डैश कौन कौन सी दूरी? यहाँ से B ते I डैश या D ते I डैश
यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, हमने लेंस बड़ा बना हो, लेकिन लेंस बहुत पतला होते हैं तो बी और डी बहुत नज़दीक होते हैं। बी और डी कैसे होते हैं? नज़दीक। तो बी ते आई डैश नाप लूँ चाहे डी ते आई डैश नाप लूँ, या लेंस की मोटाई के बराबर अंतर होता है वो अपन नगण्य मान के छोड़ देते हैं, अपन इन दोनों ने लगभग बराबर मान लेते हैं। बी आई डैश और डी आई डैश कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहाँ अपन देखें तो ये वो टर्म है प्लस को है और ये टर्म कैसा है? माइनस को। तो इन्हें अपन कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करें? चूँकि पतले लेंस के लिए बी आई डैश लगभग बराबर है तो डी आई डैश की, ठीक है ना। तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। बचाव का है वो लिख देंगे अपन N1 बट्टे ओ बी प्लस N1 बट्टे डी आई, और यहाँ बचा या N2 माइनस N1 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, ठीक है ना। N1 कॉमन लेंगे, दोनों पदन में थे, इन दोनों में थे, और ये आगे नीचे लगा देंगे डिवाइड। तो ये अपन बचता है 1 बट्टे ओ बी प्लस 1 बट्टे डी आई बराबर N1 को भागे ये आगे नीचे लगाएंगे अपन तो 21 है जाओ N21, और ये आगे नीचे भाग लगाएंगे तो 1 है जाओ, है ना। 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। अब अपन इमेज में देखें तो जो वस्तु की दूरी होते हैं वह अपन U ते शो करते हैं, कहते शो करते हैं। ये दूरी है U ते शो करेंगे, ये दूरी है V ते शो करेंगे, तो U और V लिख लेंगे अपन। क्या लिख लेंगे? U और V। तो अपन ऐसा लिख लेंगे, ये टर्म चेंज हो जाओ अपनो 1 बट्टे U वस्तु की दूरी प्लस इमेज की दूरी V ते शो करेंगे अपन। तो ये आ जाओ N21 माइनस 1 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। यदि वस्तु रखी हुई अनंत पे, कहाँ रखी हुई? अनंत पे, तो इमेज बनते हैं एफ पे। इमेज का बनते हैं एफ पे। तो 1 बट्टे अनंत 1 बट्टे अनंत है जाओ प्लस 1 बट्टे एफ बराबर N21 माइनस 1 और 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, ठीक है ना। तो 1 बट्टे अनंत 0 आ जाते हैं, तो फाइनली अपने पास क्या बचा? वो 1 बट्टे एफ का फॉर्मूला आ जाता है। 1 बट्टे एफ बराबर N21 माइनस 1 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, ठीक है ना। ये अपने लेंस में अगर फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब यहाँ में सवाल बनते हैं, तो एक सवाल थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल थोड़ा कराऊँ। ऐसे बोलते भाई यदि लेंस के जो पृष्ठ है अपने वह उत्तर लेंस ना, एक पृष्ठ यह होता है, एक पृष्ठ ये होता है, ये दोनों साइड थे एक जैसे हो गए। कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। एक जैसे होगा तो दोनों पृष्ठों की त्रिज्या होंगी समान। दोनों पृष्ठों की त्रिज्या कैसी होंगी? समान होंगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी पूछ लो कितनी निकल के आते हैं। तो कांच को लेंस है तो अपवर्तनांक 1.50 होगा, ठीक है ना। और दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्या है R1 R2 वे इक्वल है। R1 R2 कैसी हैं? इक्वल है। तो 1 बट्टे एफ बराबर निकल का होगा 1.50 माइनस 1 और 1 बट्टे R प्लस है जाओ, क्योंकि R2 माइनस की लेते अपन। R2 कैसी लेते अपन? माइनस की। तो 1 बट्टे R, तो 1 बट्टे एफ बराबर आगो 50 में तो 0.5 बचेगी इंटू 2 बट्टे R। तो 1 बट्टे एफ बराबर आ जाओ कितना आ जाओ? 10 है जाओ ना, 1 बट्टे R। तो एफ और R बराबर आ जाते हैं। एफ और R कैसे आते हैं? बराबर। तो यार न्यूमेरिकल तो तुम्हें बस यही चीज़ देखना है कि यहाँ अपन जो वैल्यू रखते हैं वो N2 बट्टे N1 होता है। तो N2 बट्टे N1 में N2 तो फिक्स है, कांच को लिखना। कांच को जो दिया हुआ है 1.50 1.55 1.66 जो भी दिया वो लिखेंगे। N1 कौन को अपवर्तनांक को? तो माध्यम को, ठीक है ना। जिस माध्यम में जल में रखो तो जल के का अपवर्तनांक 1.33 लेंगे, ठीक है ना। या अदर मीडियम में तो N1 यहाँ माध्यम को अपवर्तनांक लिखते हैं और N2 कौन को लिखते हैं अपन? कांच को। कांच को जो दिया होगा। और R1 और R2 में थे R1 अपन प्लस की लेते हैं और R2 हमेशा माइनस की लेते हैं। तो लेंस में का सूत्र थे अपन फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं ना। याद रखिए क्वेश्चन था कि लेंस को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी, लेंस को अदर मीडियम में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी। याद रखिए क्वेश्चन बन जाता है अपने में एग्जांपल दे हुए है ना। अब ये आगे बाद अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी की तुलना। अपने में दो दूरदर्शी हैं, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती ऐसा दूरदर्शी जिसमें अविदृश्य के रूप में, ऐसा दूरदर्शी जिसमें अविदृश्य के रूप में बड़े द्वारक के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उसे अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अविदृश्य के रूप में क्या लिया जाता है? इसमें
बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, ठीक है ना। और परावर्त की बात करें तो ऐसा दूरदर्शी जिसमें अविदृश्य के रूप में बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अविदृश्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का, ठीक है ना। ये तो एक डिफरेंस है गया। दूसरा डिफरेंस है वो, ये तो अविदृश्य कौन से दूरदर्शी में कौन क्या चीज़ अपन अविदृश्य के रूप में यूज़ करते हैं वो है वो, एक में लेंस है, एक में दर्पण है, ठीक है ना। दूसरा है दोष वायव, है ना। तो अपवर्तित दूरदर्शी में वर्ण विपतन, वर्ण विपथन और गोलीय विपतन, गोलीय विपतन जैसे दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। लेकिन या के अंदर जो अपनों है कौन सा वायव है परावर्तित दूरदर्शी, या में दर्पण की वजह से ये दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, दोष नहीं होते हैं, ठीक है ना। परावर्ती में दोष होते नहीं होते हैं और अपवर्ती में दोष होते हैं, ठीक है ना। तीसरा है लेंस, इसमें जो अविदृश्य के रूप में लेंस लिया जाता है बड़े द्वारक का, लेंस का निर्माण कठिन होता है। लेंस का निर्माण कैसा होता है? बड़े द्वारक के लेंस का निर्माण कठिन होता है, जबकि बड़े द्वारक के दर्पण का बनाना आसान होता है। दर्पण का बनाना क्या होता है? दर्पण का निर्माण आसान होता है, ठीक है ना। ये तीन डिफरेंस है आते दोनों में, ठीक है। अब है सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो अपन किसी भी माध्यम को सघन नहीं बोल सकते हैं और ना ही किसी भी माध्यम को विरल बोल सकते हैं। सघन और विरल शब्द यूज करते हैं तब हम स्वाभाविक दो माध्यमों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? दो माध्यमों की। तो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, दो मीडियम अपने पास। अब इन मीडियमों से जिसका घनत्व अधिक है, जिसका घनत्व कैसा है? अधिक है, वो सघन माध्यम माना जाएगा, और जिसका घनत्व कम है वो विरल माध्यम माना जाएगा। अपवर्तनांक के आधार पर या घनत्व के आधार पर अपन दो माध्यमों में कंपेरिजन करते हैं, तब जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश हवा से जल में या कांच में या अदर मीडियम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि V बराबर होता है C/N, यानी जब प्रकाश हवा में होता है तब उसकी चाल क्या होती है? C होती है, ठीक है। लेकिन जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक गुना उसकी चाल में क्या आती है? कमी आ जाती है। N गुना अपवर्तनांक गुना प्रकाश की चाल घट जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हवा की तुलना में अन्य माध्यमों के अपवर्तनांक अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसीलिए क्या होता है? हवा का अपवर्तनांक कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। क्लियर है ना। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, तो यहाँ में अपन यह तरीका से पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है? दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में यदि लंबवत दर्पण लगा दिया है, किरण के लंबवत क्या लगा दिया है, तो प्रकाश किरण जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जिस पथ पर आती है उसी पथ पर क्या लौट जाती है? वापस। यानी ये अपवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है कि अपन एक अपवर्तन पढ़ रहे हैं प्रकाश किरण का। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अविलंब से दूर हटेगी या वो अविलंब की तरफ झुकेगी। अगर अविलंब की तरफ झुक रही है तो दूसरा माध्यम सघन माना जाएगा, यदि अविलंब से दूर हट रही है तो क्या माना जाएगा? विरल। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण के सामने इस प्रकार से अविलंबवत दर्पण लगा दिया जाता है तो प्रकाश किरण वापस अपने पथ पर लौट जाती है, वापस अपने पथ पर लौट जाती है। इस प्रकार प्रकाश किरण आती है पहले, फिर वापस लौट जाती है, ठीक है ना। यहाँ एक फॉर्मूला और होता है, n21 गुणा n12 बराबर कितना होता है? 1। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। इसके बाद विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो हमें इसमें मेंशन करना है, ठीक है ना। तो अपन बताएंगे विद्युत आवेश की उत्पत्ति केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। केवल किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ना कि प्रोटॉन के द्वारा, ना कि प्रोटॉन के द्वारा, ठीक है। विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए केवल कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के
कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके परमाणु से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं जिनका बाहर निकलना संभव नहीं है, असंभव है ना। अतः विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, यही विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। यहाँ पे यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग रही है, तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। यदि वस्तु ग्रहण कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कौन सा आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब विद्युतदर्शी, ठीक है ना। टॉपिक अगला विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति संसूचित करने वाले उपकरण को, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को संसूचित करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। और यह सोने की पत्तियों से बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाते हैं अपन। ये धातु की छड़ है और यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, पन्नी है सोने की, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अपने पास दो छड़ हैं, ए और बी, ठीक है ना। बी छड़ पर धनावेश है, हमें पता है। बी छड़ पर क्या है, धनावेश है, हमें पता है। ए छड़ पर कौन सा आवेश है, नहीं पता है। ए पर अननोन चार्ज है कुछ, है ना। जब पहले ए छड़ को टच कराते हैं धातु की गुंडी से, तब ये पत्तियां फैल जाती हैं प्रतिकर्षण के कारण, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। जब बी छड़ को स्पर्श करा रहे हैं तो पत्तियां पुनः शिथिल हो जाती हैं। कैसी जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो ए छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो हम स्वाभाविक नॉर्मली अनुमान लगा सकते हैं कि जब ए छड़ हमने गुंडी से स्पर्श कराई थी, धातु की गुंडी से क्या कराई थी, स्पर्श, तब ए छड़ का आवेश पत्तियों पर पहुंचने से पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण फैल गई होंगी। लेकिन जब बी छड़ हमने टच कराई गुंडी से, बी छड़ हमने क्या कराई, बी छड़ को स्पर्श कराया गुंडी से, तब बी छड़ का धनावेश इन पत्तियों पर आया होगा, जिसके कारण जो पहले वाला आवेश होगा वो निरस्त हो गया होगा। इस कारण पत्तियां शिथिल हो गई हैं। इस कारण पत्तियां क्या हो गई हैं, शिथिल। तो प्लस आवेश के कारण कौन सा आवेश नष्ट हो सकता है, माइनस वाला। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं ए छड़ पर कौन सा आवेश था, ऋणावेश था। कौन सा आवेश था, ऋणावेश। यदि मान लें ए छड़ टच कराने से पत्तियां फैल जाती हैं, पत्तियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। बी छड़ के टच कराने से पत्तियां और फैल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले टच कराया था उस पर धनावेश होगा, दूसरी बार टच कराया बी छड़ को तो उसका धनावेश द्वारा ज़्यादा पहुंच गया होगा। धनावेश की मात्रा में वृद्धि होने से पत्तियों के प्रतिकर्षण में क्या होगी, वृद्धि हो गई होगी। तो अपन ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, यदि पत्तियां पहले से फैली हुई हैं और दूसरी छड़ से सिकुड़ जाए तो उस दूसरी छड़ पर विपरीत प्रकृति का आवेश है या पहली पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। लेकिन पहली छड़ से पत्तियां फैल गई हैं और दूसरी छड़ से भी पत्तियां फैल गई हैं, तो दोनों छड़ों पर समान आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करके, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करके इसने एक नया मॉडल दिया जिसे क्या कहते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल की 3 अभिग्रहित हैं। 3 क्या है, या क्या बोलते हैं, परिकल्पना, परिकल्पना। और तीनों परिकल्पना शॉर्ट में लिखते हैं अपन। पहली परिकल्पना स्थायी कक्षा की परिभाषा बताते हैं। स्थायी कक्षा की क्या बताते हैं, इस परिकल्पना के अनुसार, प्रथम परिकल्पना की बात करूं मैं, प्रथम परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा के कुछ विशिष्ट कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और जब वह इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करता है। इन विशिष्ट कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन विशिष्ट कक्षाओं को क्या कहते हैं, ये अपना नाभिक के और ये कक्षाएं। तो इनमें जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसकी रेडियस फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है कक्षा की। यानी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा के विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करता। इन विशिष्ट कक्षाओं को अपन क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा। अब यहाँ पर अपन एक डैश में मेंशन करेंगे कि जब वो वृत्तीय गति कर रहा है कक्षाओं में, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहे हैं,
वृत्तीय गति कर रहा है तो तुम्हें पता है वृत्तीय गति के लिए क्या होता है, अविकेंद्रीय बल की नीड होता है, आवश्यकता होता है। बिना अविकेंद्रीय बल की वृत्तीय गति होती नहीं है। तो यहाँ पे वृत्तीय गति के लिए अविकेंद्रीय बल आता कहाँ से है, नाभिक के अंदर होता है धनावेश Ze और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। दोनों के बीच में जो कूलामीय आकर्षण बल कार्य करता है, कूलामीय आकर्षण बल, वो यहाँ पर किसका कार्य करता है, अविकेंद्रीय बल का कार्य करता है। तो Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अविकेंद्रीय बल कहाँ से आता है, कूलामीय आकर्षण बल से आता है। कहाँ से आता है, कूलामीय आकर्षण बल से। Fc होता है mv²/r, mv²/r और कूलामीय आकर्षण बल होता है kq1q2/r²। q1 नाभिक का आवेश Ze और इलेक्ट्रॉन का आवेश E मैग्नीट्यूड में लिया हमने, है ना, r²। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आते हैं, mv²/r बराबर kZe²/r²। ठीक है ना। यह प्रथम परिकल्पना में अभिकेंद्रीय बल की बात हो जाते हैं और स्थायी कक्षा की बात हो जाता है। अब आते द्वितीय परिकल्पना। द्वितीय परिकल्पना द्वितीय परिकल्पना या अभिग्रहित। तो यह परिकल्पना क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है mvr। ठीक है ना। जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, उन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। n की वैल्यू होती है 1 2 3 पूर्णांक संख्याएं होती है ना। इसके बाद तीसरी परिकल्पना है तृतीय परिकल्पना। ये परिकल्पना स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा वाली अविकिरणिक कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा वाली अविकिरणिक कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली अविकिरणिक कक्षा में संक्रमण करता है, हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में संक्रमण करता है, तब वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है जिसकी ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो है डेल्टा ई, और ये किसके तुल्य होती है, En2 उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस En1 निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ठीक है ना। डेल्टा ई अपन यहाँ ओपन कर सकते हैं h के रूप में, फोटोन की ऊर्जा के रूप में ना, En2 माइनस En1। ठीक है ना। यदि यहाँ हमें जो विकिरण निकल रहे हैं उनकी आवृत्ति फाइंड करनी है तो न्यू यहाँ निकल आएगी h का डिवाइड लगाने से। ठीक है। लेकिन अगर यदि हमें जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गया है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित गए, उनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है तो न्यू खोल देंगे अपन c/λ में, h/λ En2 माइनस En1। ठीक है ना। और अपन जो गिवन En2 अपने पास दी होगी, En1 दी होगी, h और c फिक्स है, तो अपन लेमड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ हमें ये चीज़ जो स्पेक्ट्रम में हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण फाइंड आउट होते हैं, जिनसे स्पेक्ट्रम बनता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों से, उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आगे बाद में प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आइंस्टीन ने दिया तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक्सप्लेन किया जाए। आइंस्टीन के अनुसार जब कोई प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर आता है, ये कोई धातु की प्लेट है, इस पर ये प्रकाश फोटोन आ रहा है। ठीक है ना। तो इसकी जो ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू, वो दो भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट भाग धातु के कार्य फलन के तुल्य होता है और सेकंड भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना। तो E बराबर हो जाता है φ0 प्लस k मैक्सिमम। E0 बराबर क्या हो जाता है, φ0 प्लस k मैक्सिमम। ठीक है ना। E की वैल्यू होती है h न्यू और φ0 क्या होता है, h न्यू 0 और k मैक्सिमम होता है EV0। तो यहाँ से अपन निरोधी विभव फाइंड आउट कर सकते हैं और गतिज ऊर्जा फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की। और गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है k मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 mv मैक्सिमम, है ना। तो वेग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनका वेग, लेकिन E और φ0 अपने पास होने चाहिए। ठीक है ना। दहली आवृत्ति, अगली हेडिंग है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति ये पहले भी मैंने डिफाइन कर लिया ना। यह आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, निश्चित और न्यूनतम आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति
जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं या जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित हो जाती है उसे अपन दहली आवृत्ति कहते हैं। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, धातु की प्रकृति पर। कार्यफलन, तो ये कार्यफलन होते हैं ऊर्जा का, होते हैं ऊर्जा। कितनी ऊर्जा? जितनी ऊर्जा आते इलेक्ट्रॉन धातु से बंधे हैं, जितनी ऊर्जा आते इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर से उतनी दे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो अपन ऐसे बोलेंगे वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, वह निश्चित जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन, जिसे पाकर धातु की सतह से मुक्त हो जाते हैं, धातु की सतह से क्या जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे ईवी में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसे में मापते हैं? ईवी में। और इसका मान भी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न। सबसे कम होता है प्लेटिनम के लिए, सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे अधिक होता है प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। सीजियम के गाजे 2.14 ईवी और प्लेटिनम के गाजे 5.65 ईवी। यह मिनिमम है और यह मैक्सिमम है ना। प्रकाश विद्युत धारा व तीव्रता में संबंध, प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता में संबंध। तो प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता, तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होते हैं फोटोनों की संख्या। किन फोटोनों की संख्या? जो धातु के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित हो रहे हैं, उन फोटोनों की संख्या को अपन प्रकाश की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं ना। तो जब तीव्रता अधिक होगी तब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या अधिक होगी। लेकिन यहाँ एक बाउंडेशन है, यहाँ एक शर्त है कि जो प्रकाश आ रहा है वो न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो का होना चाहिए। यानी जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक है, तब इनमें कुछ रिलेशन निकल के आता है। यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो है तब इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। तीव्रता में और धारा में क्या नहीं होता है? कोई रिलेशन, नो रिलेशन, ठीक है ना, नो रिलेशन, ठीक है। कब? जब न्यू लेस देन न्यू जीरो है। लेकिन इस स्थिति में जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक है तब आई समानुपाती आई होता है। प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है, क्योंकि जितनी अधिक तीव्रता होगी उतने ही अधिक फोटोन आएंगे, उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो धारा बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो के लिए आई और आई समानुपाती होती हैं। अतः इनका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से आता है। ये विद्युत धारा है, ये तीव्रता है, दोनों समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग या गति ऊर्जा का आवृत्ति से संबंध, ठीक है ना। तो प्रकाश समीकरण में आता है E बराबर क्या होता है? φ0 प्लस K मैक्सिमम, है ना। तो अपन E का फॉर्मूला ओपन करें, क्या होता है? H न्यू φ0 प्लस K मैक्सिमम, ठीक है ना। दिए गए धातु के लिए फाई तो कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट है, तो न्यू और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, रैखिक तब परिवर्तित होंगे, एक दूसरे के समानुपाती हैं। के मैक्सिमम आवृत्ति के साथ कैसे परिवर्तित होता है? रैखिक तब परिवर्तित होता है। के मैक्सिमम को ओपन करेंगे 1/2m बी मैक्सिमम के रूप में, तो ये भी क्या होगा? आवृत्ति के साथ रैखिक तब परिवर्तित होगा। यानी अपन कह सकते हैं जैसे जैसे अपन आवृत्ति बढ़ाते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा भी बढ़ती है और उसका इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ता है, ठीक है ना। निरोधी विभव और आवृत्ति में संबंध, निरोधी विभव और आवृत्ति, निरोधी विभव और आवृत्ति। तो अपन प्रकाश समीकरण दोबारा से लिखें, E बराबर होता है φ0 प्लस K मैक्सिमम, और K मैक्सिमम का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है? EV0 निरोधी विभव के पदों में, है ना। तो H न्यू बराबर φ0 प्लस EV0। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं आवृत्ति निरोधी विभव के साथ रैखिकता परिवर्तित होते हैं। आवृत्ति निरोधी विभव के साथ क्या परिवर्तित होती है? रैखिकता। इनमें जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी इस प्रकार का आता है। यहाँ ये आवृत्ति है और ये क्या है? निरोधी विभव है, ठीक है ना। तो निरोधी विभव आवृत्ति के साथ रैखिकता परिवर्तित होता है। जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव भी बढ़ता है।
डायोड का संपूर्ण अभिलाक्षणिक वक्र। तो डायोड के जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं हम उन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र और उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र। वैसे अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है? नॉर्मल साय V और I के मध्य का ग्राफ होता है। V और I के मध्य का क्या होता है? डायोड की दो अवनति होती हैं। अपन डायोड बनाते हैं, ये अपना डायोड है ना, दोबारा से बना है, एक डायोड है ना। वोल्टेज अपन मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे और धारा मापने के गए अगर अवनति में मिली एम्पियर लगाते हैं। और कौन सी अवनति होती है वो? रिवर्स या उत्क्रम अवनति, वहाँ पे अपन माइक्रो म्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ उत्क्रम अवनति जोड़ना तो यह प्लस पी वा भाग पी वा भाग माइनस से जोड़ेंगे। पी वा भाग कौन से जोड़ेंगे? माइनस से। और अग्र अवनति में पी वा भाग कैसे जोड़ेंगे अपन? पी प्लस से जोड़ेंगे अपन, है ना। तो ये तो परिपथ चित्र एक्सपेरिमेंट करके कहा जाए। यहाँ डायोड ले और वोल्टेज और धारा अपन डिफरेंट वैल्यू अपन देख लेंगे। यहाँ जो बैटरी हो परिवर्तित वोल्टेज की बैटरी अपन डिफरेंट वैल्यू वोल्टेज की चेंज करेंगे, तब डायोड के स्रों पर विभवांतर और डायोड से बहने वाली धारा का वैल्यू अपन माप लेंगे, ठीक है ना। और उनके मध्य में ग्राफ खींचेंगे तो हमें अग्र अवनति में जो ग्राफ फाइंड आउट होता है वो होता है यह तरीका को V और I यहाँ MA में होता है, में होते हैं MA में। और उत्क्रम अवनति में जो ग्राफ खींचेंगे वो होता है, सॉरी उत्क्रम अवनति नीचे होने को ना, ये I है म्यू ए में और ये उत्क्रम अवनति को विभव है। तो यहाँ बहुत कम धारा चेंज होते हैं, फिर अचानक चेंज होता है, ये तरह। तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन द्वारा तो क्लियरली एक बार बोल के प्रैक्टिस करें। तो डायोड की अग्र अवनति में डायोड की आरोपित विभिन्न विभवांतरों और उनके संगत प्रवाहित विद्युत धाराओं के मध्य ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। सिमिलरली डेफिनेशन उत्क्रम होती है, क्योंकि डायोड की उत्क्रम अवनति में ये एन भाग प्लस से जोड़ दो तो उत्क्रम अवनति आएगी। तो डायोड की उत्क्रम अवनति में आरोपित विभिन्न विभवांतरों और उनके संगत प्रवाहित विद्युत धाराओं के मध्य ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे डायोड का क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। लेकिन हमें छापना है संपूर्ण अभिलाक्षणिक वक्र, तो फर्स्ट वाले वक्र को और सेकंड वाले वक्र को मिक्स कर देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होता है वो देख लेते हैं अपन। यहाँ MA होता है, यहाँ पे म्यू है। इस प्रकार से डायोड का संपूर्ण अभिलाक्षणिक वक्र बनता है। क्लियर है ना। इसके बाद में अगली हेडिंग है विभिन्न तीव्रताओं पर नियत आवृत्ति के लिए I व V के मध्य ग्राफ। यहाँ तीव्रता डिफरेंट है, तो फोटोन की संख्या डिफरेंट आएंगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट उत्पन्न होंगी, है ना। तो यहाँ धारा डिफरेंट होंगी, धारा क्या होंगी? डिफरेंट। तो यहाँ पे जो ग्राफ बने वो बनते हैं निरोधी विभव सेम रहेगा, क्योंकि आवृत्ति सेम है। आवृत्ति समान है तो निरोधी विभव सेम, ठीक है ना। ये फर्स्ट तीव्रता के लिए संतृप्त धारा, तीव्रता I1 है, ये संतृप्त धारा है ना। दूसरी तीव्रता के लिए ये I2 तीव्रता के लिए है। तीसरी तीव्रता के लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक आएंगे तो धारा और बढ़ेगी।
यहाँ I1 से बड़ी है I2 और I2 से बड़ी है I3। हमने तीव्रता बढ़ाई है, तीव्रता मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे तो धारा भी बढ़ेगी, संतृप्त धारा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये होता है अपनी धारा, है ना। और ये क्या होते हैं, I और V विभव। I और V के मध्य ग्राफ है, ये निरोधी विभव है, सभी के लिए समान है V0, क्योंकि आवृत्ति समान होने पर निरोधी विभव की स्थिति समान रहती है, ठीक है ना। अगला ग्राफ है विभिन्न आवृत्तियों के लिए। अभी जो छपा उसका उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ आवृत्ति अलग है तो निरोधी विभव अलग होंगे, लेकिन तीव्रता नियत है तो धारा का मान समान रहेगा। धारा का मान क्या रहेगा, समान। संतृप्त धारा सभी के लिए समान रहेगी ना। फर्स्ट जब आवृत्ति न्यू1 है तब उसके लिए निरोधी विभव प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ पे V01 आवृत्ति न्यू1 के लिए, ठीक है ना। जब आवृत्ति बढ़ा देते हैं तो फिर निरोधी विभव की स्थिति थोड़ी और बढ़ जाती है, V02। फिर आवृत्ति और बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव की स्थिति और बढ़ जाती है V03। यानी जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव की स्थिति भी बढ़ती है, लेकिन संतृप्त धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। संतृप्त धारा चेंज नहीं होती है। ये यहाँ पे विभव है और ये यहाँ पे धारा है, ठीक है ना। अब एक AMU, तो कार्बन परमाणु, एक AMU की डेफिनेशन लिखनी है। कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 6C12 का द्रव्यमान, उसका कौन सा भाग, 12वां भाग, हिस्सा या भाग एक AMU के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं, एक AMU कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्टली AMU बराबर होता है 1.6605 गुणा 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। द्रव्यमान क्षति, तो ये नाविक और नाविक के अवयवी कणों के बारे में है ना। कोई नाविक है, उसका मास है m, और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन सबके मास का ऐड है Z इंटू MP प्लस N इंटू MN। ये उनके द्रव्यमानों का योग है। तो यहाँ पे ये लेस देन का चिन्ह यूज होता है, क्योंकि नाविक का द्रव्यमान कम होता है। नाविक का द्रव्यमान क्या होता है, किससे कम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से। नाविक का द्रव्यमान उस नाविक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं उनके द्रव्यमानों के योग से कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और डेल्टा M से शो करते हैं। डेल्टा M बराबर जो बड़ा है, बड़ा क्या है, ZMP प्लस N इंटू MN। ZMP प्रोटॉन की संख्या इंटू एक प्रोटॉन का वजन द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड इंटू न्यूट्रॉन का वजन Mn माइनस नाभिक का द्रव्यमान बढ़िया। ये डेल्टा M आता है द्रव्यमान क्षति को फॉर्मूला, ठीक है ना। द्रव्यमान क्षति होती क्यों है, क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा खर्च होती है, इस प्रक्रिया में जो वो द्रव्यमान क्षति के रूप में प्रकट होती है, वो द्रव्यमान क्षति के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है, ठीक है ना। इसके बाद है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो पहले बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे फिर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, नाविक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितनी ऊर्जा से बंधे होते हैं, जितनी ऊर्जा से बंधे होते हैं वह उस नाविक की बंधन ऊर्जा कहलाते हैं। तो अपन इसे अगल तरीके से डिफाइन करिए कि किसी नाविक के अवयवी कणों को, किसी नाविक के अवयवी कणों को सुदूर तक पृथक करने के लिए, सुदूर तक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, किसी नाविक के अवयवी कणों को सुदूर तक पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाविक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। EB से शो करते हैं। और यह द्रव्यमान क्षति के
तुल्य होती है ना। तो द्रव्यमान क्षति में कितना मास लॉस होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ई बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर, वहाँ पे है ना। डेल एम को मान रख देंगे अपन, ई वी बराबर डेल एम को मान होता है जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस बड़ी एम और सी स्क्वायर, ठीक है ना। बंधन ऊर्जा की कोटि क्या होती है, एम ई वी, क्या होती है, एम ई वी, प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा और उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा और उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के अनुपात को, ठीक है ना। किसी नाभिक की प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाविक उतना ही अधिक स्थायी होगा, वह नाविक उतना ही अधिक, अर्थात यह नाविक के स्थायित्व के गुण को दर्शाती है। नाविक के किस गुण को दर्शाती है, सबसे अधिक कौन से नाविक के होते हैं, 26 एपी 56, कितनी होती है याद है, 8.75 एम ई वी, देख लो। हाँ 7.6, ये ई वी यानो ए के मध्य ग्राफ अपन बाद में छाप लेंगे ना। नाभिकीय घनत्व की गणना, नाभिकीय घनत्व की गणना, नाभिकीय घनत्व, तो घनत्व का सूत्र होता है अपना रो बराबर एम बट्टे वी। इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। हेलो, स्कूल में बता दो काय को फॉर्म, नीट को भरते हैं, सब भरते हैं। थाने के सामने आ जाइए, डीके की दुकान पे हम डी थाने के सामने आया, कोई ना कोई भद्दे कोने में थे। हम स्कूल में हम बताना, और ठीक है भेज दे, ठीक। फोन तो उठाने को 10 घंटा लगा रहा, थैंक यू वेरी मच। अब कागज कार्टून करेगा, सुनो। जी घनत्व का सूत्र है रो बराबर एम बट्टे वी। घनत्व सूत्र का होता है रो बराबर एम बट्टे वी। अब एम कितना होगा और वी कितना होगा, वी तो हम निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब थे, लेकिन एम कितना होगा ये थोड़ा अपन सोच कर निकालेंगे। देखो एम पी को वजन और एम एन को वजन लगभग समान होते हैं। कैसे होते हैं, अपन मान लेते हैं वो एम है, कितना है एम, और कुल संख्या कितनी होते हैं नाभिक में, कुल न्यूक्लियन, न्यूक्लियन है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियन वो होता है अपने ए। तो एक कण को वजन है एम और टोटल कितने हैं ए, तो कैपिटल एम आ जाओ एम ए, कितना आ जाओ, एक कण को वजन गुणा कुल संख्या बराबर कुल द्रव्यमान है वो नाभिक को, ठीक है ना। और नाभिक को आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, ये तो नाभिक का गोला मानेंगे तो यही हो 4/3 पाई आर क्यूब। और आर को मान हम जानते हैं नाभिक की त्रिज्या का होता है आर बराबर r0 1 की घात 1/3। सॉल्व करेंगे तो b बराबर आता है 4/3 पाई, या वैल्यू यहाँ में रखेंगे आर वाई, तो r0 पर 3 घात आ जाएगी, है ना, और ए नॉर्मल है जाएगी। r0 को वैल्यू क्या होता है 1.2 10⁻⁻15 मीटर। तो यह v के मान है और m के मान है, v और m के मान, v और m के मान कहाँ रखने हैं, घनत्व के सूत्र में। तो सॉल्व है क्या आता है पूरा रो बराबर 2.3 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। यह सबसे अधिक घनत्व है और सभी नाविकों का लगभग समान रहता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या ए से ए कैंसिल हो जाएगी जब अपन घनत्व के सूत्र में रखेंगे यह। तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान संख्या कम हो ज़्यादा हो, घनत्व लगभग सभी नाविकों का समान रहता है, 2.3 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। नाविक का आकार, तो नाविक के आकार की बात करें, नाविक की डिजाइन कैसे होते हैं, तो अधिकांशतः नाविक गोलाकार होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं दीर्घवृत्तीय। अतः नाविक के लिए एक औसत त्रिज्या नॉर्मल आर नहीं होते हैं, एक विशेष रूप में शो करी जाते हैं, वो होता है आर बराबर r0 औसत या प्रभावी त्रिज्या होती हैं, क्योंकि सभी नाविक समान आकृति के ना होते, कुछ अधिकांश तो वृत्ताकार होते हैं, कुछ दीर्घवृत्तीय होते हैं। तो एक एवरेज रेडियस शो करी है वो है r बराबर r0 1/3, है ना। यहाँ पे r0 एक नेतांक होता है जिसकी वैल्यू होता है 1.2 10⁻⁻15 मीटर, और ए होता है द्रव्यमान संख्या। ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे नाभिक को आकार तो यह r शो करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला वो अनुपात को क्वेश्चन और पूछ लेते हैं।
दो नाविकों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो R1/R2 बराबर होता है A1/A2 द्रव्यमान संख्याओं के घनमूल के रूप में होता है त्रिज्याओं का अनुपात। या फिर त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया और द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात पूछ रहा हो तो घन के रूप में होता है A1/A2 बराबर R1/R2 को होल क्यूब। R1/R2 को कहा होल क्यूब। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ये अनुपात वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे।